सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, परम श्रद्धा आदर और सत्कार के योग्य अभिभावकगण महोदय, बाल साधना विद्यालय परिवार से जुड़े हुए परम स्नेही मार्गदर्शक सहयोगी और स्नेह श्रद्धा के रूप में इसकी प्रगति के साथ अपना संपूर्ण योगदान देने वाले सभी साथियों का बाल साधना की ऑनलाइन क्लास में मैं अनिल कुमार खेदड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपके परिवार की स्वस्थता, आपके परिवार की सुरक्षा, आपकी जीवन के प्रति और आपके भविष्य के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए परमपिता परमेश्वर से आपके कुशल जीवन की कामना करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि आप आगे बढ़े, तरक्की करें और आप अपने उज्जवल जीवन के साथ एक नए आयाम के रूप में आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं और आपकी एग्जामों में आप जरूर सफल हों। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पाइपलाइन के बारे में है। पाइपलाइन पहले क्या होता है, पाइपलाइन नेटवर्क में क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखो, स्थलीय परिवहन से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। एक तो हमारी क्या बढ़ी है, आवश्यकता बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, जिसके साथ हमारी आवश्यकताएं बढ़ी हैं। आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ हमारा औद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ, औद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ, हमारी आवश्यकताएं बढ़ी हैं। उनके साथ साथ अगर भारत को एक विकसित देश बनाना है, विकसित देश बनाना है तो विकसित देश के साथ नई टेक्नोलॉजी और आधुनिक युग के साथ हमें साथ बढ़ना होगा, साथ आगे चलना होगा। तो हमारी औद्योगिक क्षेत्र की बढ़ रही मांगों के लिए, हमारे घरेलू स्तर से लेकर औद्योगिक उत्पादों तक के संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये जो परिवहन के संसाधन है ये पर्याप्त नहीं। इसलिए इन्हीं सभी मध्य चीजों को ध्यान रखते हुए भारत में पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत की गई थी। पाइपलाइनों के अंतर्गत पेट्रोलियम पदार्थ के अलावा प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक गैस के साथ हमारे जो भी तेल है, ऑयल हैं, उन सभी को बड़ी पाइपलाइनों के माध्यम से सप्लाई करना इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से इस चीज का हिस्सा है। पृथ्वी के भूमिगत रूप से समुद्री क्षेत्रों के अंतर्गत आवागमन के खर्चे को कम कर तीव्र गति के औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया है। लेकिन इस प्रयास के अंतर्गत अनेक पाइपलाइनों का विकास किया गया है। अनेक पाइपलाइनों के माध्यम से इस व्यापारिक उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया गया है। अगर भारतवर्ष की पाइपलाइनों की बात की जाए तो असम राजस्थान का एक तेल उत्पादक क्षेत्र है और असम क्षेत्र का एक हिस्सा है, और उस असम क्षेत्र का एक हिस्सा जिसका नाम है गुवाहाटी और गुवाहाटी क्षेत्र को एक स्थान से जोड़ा गया बरौनी। वह इलाहाबाद के रास्ते से पहली पाइपलाइन निकाली गई है। असम क्षेत्र तेल उत्पादक है, राजधानी गुवाहाटी है, वहां से बरौनी क्षेत्र, बरौनी से उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद क्षेत्र और इलाहाबाद क्षेत्र के बाद जो है वहां पर एक शाखा बरौनी राजवंश होकर हल्दिया तक पहुंचती है। दूसरी राजवंश से मोरीग्राम से गुवाहाटी सिलीगुड़ी तक इसका विस्तार हुआ है। देखो, इसकी दो शाखाएं बनाई गई हैं। एक शाखा इसकी बनाई गई है जो बरौनी क्षेत्र से बनाई गई। बरौनी से कहां तक बनाई गई है, राजवंश क्षेत्र को जोड़ा गया और राजवंश से हल्दिया पोर्ट जो है वो हल्दिया पोर्ट को इससे जोड़ा गया। तो कहने का मतलब असम क्षेत्र और असम के गुवाहाटी के दो शाखाएं बना दी गई। एक बरौनी राजवंश क्षेत्र जो आपका है, उस राजवंश क्षेत्र को कहां से जोड़ा गया, वो गुवाहाटी क्षेत्र से उनको जोड़ा गया या गुवाहाटी क्षेत्र में उसकी शुरुआत की गई। दूसरी जो है
गुजरात के सालवा में विरमगांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते से पंजाब जालंधर तक जाती है। दूसरी पाइपलाइन जो है वो गुजरात क्षेत्र से शुरुआत होती है और गुजरात के कौन से गांव में, सलवा गांव में, गुजरात का कौन सा गांव है, सलवा गांव है, से विरमगांव, सलवा से जो दूसरा गांव है वो विरमगांव, विरमगांव से होते हुए उत्तर प्रदेश के मथुरा और दिल्ली, मथुरा और दिल्ली। जैसे आपने पहले असम, गुवाहाटी, बरौनी, बिहार क्षेत्र से जो विकसित हुई है, तो दूसरी गुजरात के सालवा से क्षेत्र से विरमगांव तक, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत रास्ते से पंजाब के जालंधर तक पहुंचती है। सोनीपत जाती है, मथुरा, दिल्ली। सोनीपत कहाँ का है? सोनीपत हरियाणा का है। तो सोनीपत से कहाँ तक विकसित हो रही है? पंजाब के जालंधर क्षेत्र तक जाती है। ये भारत की दूसरी श्रेष्ठ पाइपलाइन। तो पहली पाइपलाइन है जो आपके असम, गुवाहाटी से बरौनी, इलाहाबाद, राजवत क्षेत्र तक जाती है, 2 शाखाओं में बटी हुई है। दूसरी राजस्थान की पाइपलाइन है वो गुजरात सलवा क्षेत्र से स्टार्ट होती है और विरमगांव, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, पंजाब क्षेत्र तक ये विकसित होती है। इसी से एक शाखा निकाली गई है वडोदरा के निकट, कोयली को चक्षु और अन्य स्थानों से जोड़ रही है। कोयली नामक स्थान है और कोयली को किससे जोड़ रही है? चक्षु नामक स्थान से जोड़ रही है। तो कोयली चक्षु वडोदरा गुजरात के नजदीक एक क्षेत्र आता है और उस क्षेत्र का नाम क्या है? बड़ोदरा। तो बड़ोदरा गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत इस क्षेत्र को स्थापित किया गया। तो पहली शाखा आपकी कहाँ से कहाँ तक है? असम, गुवाहाटी, बरौनी, बिहार से लेकर राजवत क्षेत्र हल्दिया पोर्ट तक जाती है, जो हुगली नदी का पोर्ट है कोलकाता। और असम, गुवाहाटी, बरौनी दूसरी शाखा इलाहाबाद, यूपी तक जाती है। गुजरात के सलवा और विरमगांव से शुरुआत होती है, मथुरा और दिल्ली तक जाती है। मथुरा से सोनीपत, पंजाब जालंधर तक एक लाइन जा रही है और एक लाइन विरमगांव, मथुरा से दिल्ली की तरफ जा रही है। इसकी एक शाखा बड़ोदरा गुजरात से कोयली और चक्षु के मध्य जो क्षेत्र है उससे ये निकाली गई। तीसरी पाइपलाइन है वो गुजरात के हजीरा, उत्तर प्रदेश से जगदीशपुर को मिलाती है। तीसरी पाइपलाइन जो है वो हजीरा क्षेत्र है और हजीरा से उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र है, हजीरा क्षेत्र कहाँ का क्षेत्र है? तो ये हजीरा गुजरात का क्षेत्र है। ये किसका क्षेत्र है? गुजरात का क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? जगदीशपुर क्षेत्र है वो, यानी उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर को जोड़ती है। मध्य प्रदेश के विजयनगर को जोड़ती है। राजस्थान के कोटा, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बराला, अन्य स्थानों को जोड़ती है। तो दूसरे नंबर पर हजीरा से उत्तर प्रदेश को जोड़ती है। कहाँ से कहाँ तक आती है? जगदीशपुर तक आती है। मध्य प्रदेश की विजयपुर रास्ते होकर आती है। दूसरी अगली चीज क्या आती है? मध्य प्रदेश क्षेत्र आता है और मध्य प्रदेश के कौन से रास्ते से गुजरती है? विजयपुर रास्ते से होती है। राजस्थान के कोटा क्षेत्र को भी पाइपलाइन है, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर क्षेत्र को है। इनको सभी को यहाँ से विद्युत लाइनें जो है वो भेजी जाती है। तो हमने बड़ा पाइपलाइन, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, तेल, ऑयल के संबंधित है। इनका प्रमुख विकास, तीव्र गति के औद्योगिक विकास बढ़ रही है, जनसंख्या की आपूर्ति स्थल, रेल, वायु परिवहन से संभव नहीं हो पा रहा है, द्रुत गति से विकास को लिए किया गया। पहली पाइपलाइन असम, गुवाहाटी, बरौनी, बिहार, राजवत क्षेत्र और इलाहाबाद तक है। दूसरी पाइपलाइन गुजरात के सलवा से विरमगांव तक और विरमगांव से मथुरा, दिल्ली तक है। मथुरा से एक शाखा बटेगी सोनीपत, पंजाब जालंधर तक है। एक शाखा बड़ोदरा, गुजरात कोयली तक रह जाती है। तीसरी शाखा हजीरा, गुजरात से जगदीशपुर तक है। इसी पाइपलाइन से राजस्थान के कोटा को, शाहजहांपुर, यूपी क्षेत्र को भी, यानी कि जो गैस जो है वो सप्लाई होती है, यह इनके अंतर्गत गैस सप्लाई के द्वारा किया जाता है। एक बात यहाँ पर आती है कि अगर आज हम इसी टॉपिक को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कुछ अच्छे बिंदु के रूप में पढ़ते हैं तो इसमें एक बात आती है, राज्य में मातोन की खानों से रोक फास्फेट, देबारी प्रगलन, ठोस पदार्थ को द्रव्य चूर्ण से पाइपलाइन से पहुंचाया जा रहा है। तो यानी कि राज्य के रूप में अगर आप पहला शब्द पढ़ेंगे तो राज्य के अंतर्गत एक संयंत्र है और वो संयंत्र कौन सा? रोक फास्फेट है। किसका भाई? रोक फास्फेट। और रोक फास्फेट को क्या किया जाता है? प्रगलन विधि द्वारा, यानी इसको
एकदम से इसका शुद्ध रूप बना के तरल पदार्थ बनाकर और इसको पाइपलाइन से भेजा जाता है और पाइपलाइन से पहुंचाया जाता है। तो राजस्थान के अंतर्गत पहला उदाहरण जो आपको लिखना है वो लिखना है देबारी का, और देबारी जो क्षेत्र है वो देबारी क्षेत्र उदयपुर है, जहां से रॉक फास्फेट को प्रगलन विधि के द्वारा यानी उसको पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। दूसरा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन है। दूसरी राजस्थान के लिए जो राज्य के लिए जो महत्वपूर्ण है वो कौन सी है? हजीरा है। हजीरा के साथ है बीजापुर क्षेत्र है, बीजापुर जगदीशपुर जो जगदीशपुर उत्तर प्रदेश के स्थान है, ये पाइपलाइन है। तो ये राज्य से राजस्थान से होकर गुजरती है, क्योंकि हजीरा क्षेत्र है वो गुजरात का क्षेत्र है। बीजापुर जो आपका जो क्षेत्र जगदीशपुर जो क्षेत्र आता है ये आपका गुजरात का क्षेत्र जो आता है। तो ये सारे जो हजीरा बीजापुर गुजरात क्षेत्र जगदीशपुर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जब ये राजस्थान से गुजरती है तो कई क्षेत्रों को ये दी जाती है, जैसे आपके कोटा को भी विद्युत दी जा रही है, बारा के अंता को भी इसे पाइपलाइन से गैस सप्लाई की जा रही है। तो ये कई जगहों पर इसके द्वारा गैस पाइपलाइन है वो दिया जाता है। लेकिन बाड़मेर जैसलमेर संभाग में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार केरियन की खोज द्वारा की गई, परंतु राजस्थान के लिए एक दुर्भाग्य की बात, एक विडंबना की बात है, एक गलत बात है कि वहां से उसको पेट्रोलियम पदार्थों के माध्यम से वहां पर लाइन की शुरुआत नहीं हो पाई है। तो यानी भारत में अगर जिस राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से बहुत अच्छी बात होगी जिस दिन बाड़मेर जैसलमेर को उस पाइपलाइन से जोड़ दिया जाएगा। तो केरियन एजेंसी उसको अभी जोड़ा नहीं है, अगर जिस दिन से उनको जोड़ देगी तो राजस्थान का एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा उस समय कि ये पाइपलाइन से जुड़ेगा, तो उनके विकास की गति जो है वो और भी ज्यादा विकसित हो जाएगी। तीसरी बात आती है जामनगर लोनी पाइपलाइन एलपीजी के लिए प्रसिद्ध है, 630 मीटर लंबी है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है। तो राजस्थान के अंतर्गत एक और आती है पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन जिसमें एलपीजी के लिए प्रसिद्ध है, जिसको आप क्या कहते हैं जामनगर लोनी क्षेत्र है। पाइपलाइन है किसके लिए? एलपीजी के लिए काफी प्रतिष्ठित रही है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है वो 630 किमी लंबी है, और ये कहाँ से? राजस्थान के आबू रोड, पाली, अजमेर, जयपुर, अलवर से गुजरती है लोनी तक। ये लोनी किसका हिस्सा है भाई? ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। लोनी उत्तर प्रदेश का है और जामनगर किसका हिस्सा है? गुजरात का हिस्सा है। तो गुजरात का हिस्सा है वो तो जामनगर है, और उत्तर प्रदेश का हिस्सा लोनी 630 किलोमीटर लंबी है। और इससे जिन क्षेत्रों में सप्लाई होती है वो कौन सी होती है? एक तो आपकी आबू रोड आ जाती है, आबू रोड के साथ पाली आ जाता है, अजमेर आ जाता है, ये जिले जुड़ते हुए चले जाते हैं, जयपुर आता है, और जयपुर से कौन सा जड़ जाता है? अलवर। तो गुजरात से लेके जामनगर से लेके लोनी उत्तर प्रदेश के बीच में राजस्थान के जो ये जिले आते हैं जिसमें आबू रोड, सिरोही आता है, पाली आता है, अजमेर आता है, जयपुर आता है, अलवर है, ये सारे इलाके इसके अंतर्गत है वो जुड़ जाती है। ये इसके अलावा भारत एक अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन भी यहाँ से गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय ईरान पाकिस्तान भारत प्रस्तावित है। ये पाइपलाइन बनने के बाद पाकिस्तान में के सस्ते थार के मरुस्थल में बीकानेर चूरू होकर गुजरेगा। राजस्थान में 75 किमी लंबे के बाद ये हरियाणा होते हुए दिल्ली चली जाएगी। एक और पाइपलाइन अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन यहाँ से विकसित हो रही है, और वो पाइपलाइन है ईरान भारत पाकिस्तान होगी। और ये भारत पाकिस्तान होगी तो ये राजस्थान से होकर 2 जिलों से होकर गुजरेगी, चूरू, और चूरू से चूरू है, बीकानेर है और दिल्ली है, ये इधर से गुजरेगी। राजस्थान में इसका 75 किलोमीटर होगा, कुछ हरियाणा का भाग भी होगा। तो ये तो एक बार पुनः देखिए, राजस्थान के अंतर्गत अगर पाइपलाइन की बात आपसे पूछी जाए तो आप लिखोगे राजस्थान में पहली पाइपलाइन रॉक फास्फेट को देबारी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाने में प्रगलन विधि के द्वारा भेजा जाता है। दूसरी हजीरा गुजरात बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है उत्तर प्रदेश तक जाती है, जिसमें आपके कोटा है, बारा है, सवाई माधोपुर क्षेत्र है, इनमें यहाँ पर गैस सप्लाई होती है। उसके बाद जामनगर गुजरात और लोनी उत्तर प्रदेश के बीच में आपके आबू रोड, पाली, अजमेर, जयपुर, अलवर, इन क्षेत्रों को ये गैस पूर्ति होती है। और एक अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन का विकास हो रहा है जिसमें ईरान भारत पाकिस्तान चूरू और बीकानेर की 75 किलोमीटर दूरी जो है वो इसके अंतर्गत तय होगी। तो ये इस तरीके से आपका पाइपलाइन ये विकास आएगा। तो हमारे सड़क परिवहन, रेल परिवहन और स्थल परिवहन का तीसरा हिस्सा जो हमारा है
पाइपलाइन परिवहन है, और पाइपलाइन परिवहन आज की बहुत जरूरत है। आज राजस्थान की सबसे बड़ी विडंबना रही कि कैरियर एजेंसी के द्वारा जो कार्य बाड़मेर जैसलमेर में अगर ये पाइपलाइन से जुड़ता है तो राजस्थान के लिए एक स्वर्णिम पल होगा, जहां पर राजस्थान के विकास के अन्य क्रम भी देखे जा सकते हैं। ये बात आपके वहां पर आती है और उसको आपको इसी तरीके से क्लियर करना है। अगला परिवहन जो यानी कि आपका शुरू होता है और उस अगले परिवहन के रूप में होता है वो जल परिवहन। देखो, जिस तरीके से हमारा स्थल परिवहन है उसी तरीके से महत्वपूर्ण परिवहन के रूप में आता है, और वो महत्वपूर्ण परिवहन कौन सा है? जल परिवहन। देखो, जल परिवहन का महत्व क्या है? ये भी एक सुगम परिवहन के रूप में या जो सुगम ऐतिहासिक परिवहन के रूप में ये काम में आता है। देखो, आज जिस तरीके से रेल विकास हुआ है, सड़क विकास हुआ है, उसी तरीके से हमारा एक और विकास होगा जल मार्ग। भारत की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है। अगर भारत की एक बात की जाए, थोड़ा अगर इसका बेसिक अध्ययन किया जाए, जल मार्गों को पढ़ने से पहले सभी बच्चों तक मैं पहुंचाना चाहूंगा, तो भारत के अंतर्गत जो जल मार्ग है उस भारत की जलीय सीमा जो है वो जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है। कुल द्वीपीय और जलीय सीमा, अगर कुल द्वीपीय हुआ जलीय सीमा तो कुल द्वीपीय और जलीय सीमा को जोड़ा जाए तो 7516 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 7516 किलोमीटर है। सर्वाधिक सबसे ज्यादा जलीय सीमा है तो आप लिखेंगे सबसे ज्यादा जलीय सीमा, और सबसे ज्यादा जलीय सीमा वो 1600 किलोमीटर गुजरात क्षेत्र की है, और सबसे छोटी जलीय सीमा 106 किलोमीटर गोवा की है। 106 किलोमीटर गोवा की है। सबसे ज्यादा जलीय सीमा 1600 किलोमीटर है। उसके बाद में आता है कि 9 भारतीय राज्य तटरेखा पर आते हैं, 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 9 भारत के राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, या तटीय सीमा पर स्थित हैं। अगर बात की जाए इस तटीय सीमा की तो अलग अलग उदाहरण में देखिए, गोवा, मुंबई, खंबात की खाड़ी, गोवा क्षेत्र है, मुंबई क्षेत्र है, खंबात की खाड़ी से सटा भारत का जो तट है उस तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट। तो गोवा क्षेत्र है, मुंबई क्षेत्र है, खंबात की खाड़ी क्षेत्र है, ये सारा तट भारत का क्या कहलाता है? कोंकण तट है। गोवा के नीचे हिस्से के तट को मालाबार तट कहते हैं। गोवा के नीचे हिस्से के तट को मालाबार तट कहते हैं। क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। पूर्वी भाग के नीचे हिस्से कोरामंडल और ऊपरी भाग तट को उत्तरी सरकार कहते हैं। पूर्वी भाग जो है उस पूर्वी भाग के तट को यानी कि ऊपर वाला जो है उसको मालाबार तट कहते हैं, और नीचे का जो हिस्सा है, नीचे का हिस्सा मालाबार तट कहा जाता है, और गोवा के नीचे का, और पूर्वी भाग का नीचे का हिस्सा ये पूर्वी भाग है। पूर्वी भाग का नीचे का जो हिस्सा आता है उसको कोरामंडल तट कहते हैं, और ऊपर के हिस्से को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। अब मैं एक मानचित्र से समझाऊंगा। आपका भारत का मानचित्र यूं बना हुआ है, ठीक है। अब ये तो है आपका पश्चिम घाट, और ये आपका आता है कौन सा? पूर्व घाट। ध्यान से देखना बच्चों, ये पूर्व घाट है और ये पश्चिम घाट है। ये पूर्वी घाट है, इसका ये हिस्सा जहां पर आंध्र प्रदेश है, फिर यहाँ तेलंगाना है, यहाँ उड़ीसा है। ये जो आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है, यहां तक का जो हिस्सा है वो है कोरामंडल तट। कौन सा तट है? कोरामंडल तट है। और ये जो जहां उड़ीसा वाला क्षेत्र आ जाता है, यहां पर आ जाता है उत्तरी सरकार तट, और जहां उड़ीसा शुरू हो जाता है वहां पर आता है उत्कल तट। क्या आता है? उत्कल तट आता है। कौन सा तट आएगा? उत्कल तट के रूप में आपको यहां से लिखना है। अब देखिए, यहां पर है कोंकण तट। तो कोंकण तट में आपने क्या लिखा था
कि कोंकण तट में गोवा आपका आ जाता है, मुंबई आपका आता है, खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी कहाँ? गुजरात। तो यहाँ पर तो आपकी आ गई खंबात की खाड़ी, फिर कौन सा आ गया? मुंबई, और फिर यहाँ तक कौन सा आ गया? गोवा। ये जो इलाका है ये कौन सा तट है? ये तो तट जो आपका आता है वो तट आता है कोंकण तट। अब वहां से आता है केंद्रा तट, और ये केंद्रा तट कहाँ पर आता है? कर्नाटक। कहाँ आता है? कर्नाटक क्षेत्र के अंतर आता है। और जहां से केकेटी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, टी आ जाता है तमिलनाडु। ये केरल और तमिलनाडु के अंतर्गत जो कौन सा तट आता है, यानी जहां पर कालीकट बंदरगाह आता है, कट जिसके ऊपर वो आया था, तो इस तट को आप क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। तो ये जो हिस्सा आपका है, इसी हिस्से को तो आप कहोगे मालाबार तट, कर्नाटक वाले को केंद्रा तट, गोवा से ये हिस्सा है जिसको आप कहेंगे कौन सा तट कहेंगे? कोंकण तट, आंध्र प्रदेश वाले को इसको आप कहेंगे पूरे को कोरामंडल तट, इसको आप कहेंगे उत्तरी सरकार तट, इसको आप कहेंगे उत्कल तट। और उत्तरी सरकार का एक नाम और भी दिया हुआ हो सकता है जिसको रॉयल स्टेम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉयल स्टेम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये शब्दावली आपकी क्लियर होगी। अब आप मेरे से एक प्रश्न और पूछ सकते हैं कि सर आपने एक चीज बताई, जैसे ये कोंकण तट बताया, ये केंद्रा तट बताया, ये कालीकट और मालाबार तट बताया, ये कोरामंडल तट बताया, ये उत्तरी सरकार, ये उत्कल तट। ये क्यों बताए? क्योंकि ये वो तटीय क्षेत्र है जहां से व्यापार होता है। अगर पूर्वी क्षेत्र घाट से आपका व्यापारिक क्षेत्र बनेगा तो ये वो व्यापारिक क्षेत्र है जो आपको इस क्षेत्र से व्यापार करेंगे तो आप इन्हीं तटों पर आएंगे, और ये जो व्यापार से करेंगे तो आप इन्हीं क्षेत्रों से आएंगे। और ये भारत की जलीय सीमा। अगर इसके ऊपर का हिस्सा है वो तो स्थलीय सीमा है। ये कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा है। ये स्थलीय सीमा है जिसके ऊपर कितने राज्य हैं? 17 राज्य। और ये जो तटीय राज्य है इसके ऊपर कितने राज्य हैं? 9 राज्य। अब 9 राज्य कैसे हो गए? देखो यहां से पहले आप चले तो कौन सा आ गया? गुजरात, तो आपने जी लिख दिया। फिर कौन सा आ गया? महाराष्ट्र लिख दिया। फिर आपने कौन सा लिख दिया? जी। तो 1 2 3 गुजरात, महाराष्ट्र। यहां से देखिए दोबारा, गुजरात जी लिखा, गुजरात के बाद में यहां आपने लिखा है महाराष्ट्र लिखा है, उसके बाद गोवा लिखा है, कर्नाटक लिखा है, केरल लिखा है, तमिलनाडु लिखा। 1 2 3 4 5 6। अब आपको लेने कितने? 3 से ये आंध्र प्रदेश आ गया, ये आपका जो तेलंगाना क्षेत्र आ गया, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना, और ये उड़ीसा क्षेत्र आपका आ गया। तो आपके पास कितने हो गए? 9 हो गए। ये 9 तटीय राज्यों के अंतर्गत आते हैं। और इन 9 तटीय राज्यों में इधर उत्कल तट आएगा, यहाँ उत्तरी सरकार रॉयल स्टेम तट आएगा, ये कोरामंडल। 3 तट इधर आएंगे, इधर मालाबार तट आएगा, 3 3 3 1 4, ये केंद्रा तट 5 और ये 6। 3 साइड में 3 ऐतिहासिक तट आएंगे। वहां से हमारा व्यापारिक क्षेत्र है वो स्टार्ट होता है, या व्यापारिक क्षेत्र में ये बातें आती हैं। जहाजों की अक्षमता की दृष्टि से व्यापारिक जहाजों में का बेड़ा विश्व में 16वें स्थान पर है। अगर भारत के अंतर्गत व्यापारिक जहाजों की दृष्टि से अगर बात की जाए तो भारत की जो जहाज क्षेत्र की अक्षमता है, जहाज क्षेत्र की अक्षमता है, वो जहाज क्षेत्र की अक्षमता बहुत ज़्यादा है। और जहाज क्षेत्र की अक्षमता की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है? 16वें स्थान पर। कौन से स्थान पर आएगा? 16वें स्थान। भारत में 13 बेड़े और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। भारत में 13 बड़े, कितने हैं भाई? 13 बड़े हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। कितने बंदरगाह हैं? 200 छोटे बंदरगाह, 13 बड़े बंदरगाह के रूप में विकसित हुए हैं। दूसरी बात, एशियाई विकास बैंक की सहायता से चेन्नई के निकट एक एनोर बंदरगाह स्थापित किया गया। कौन सा बैंक है आपका? आप डिटेल से देखिए बच्चों, एशियाई जो बैंक है, तो एशियाई विकास बैंक के सहयोग से एक आधुनिक टेक्नोलॉजी का नया जो बंदरगाह विकसित हुआ है, और उस बंदरगाह को आप क्या कहते हैं? कंप्यूटराइज है, एनोर बंदरगाह कहते हैं। जो आपका कहाँ का विकसित हुआ है? ये एनोर बंदरगाह चेन्नई के नज़दीक विकसित हुआ है। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल बंदरगाह से होता है, जिसको न्यू होवा सोवा बंदरगाह भी कहते हैं। ये मुंबई में है। तो मोटर गाड़ियों का जो जापान से मोटर आती हैं और मोटर गाड़ियाँ आती हैं, तो इनका जो व्यापार हो रहा है, तो इन मोटर गाड़ियों के वाहनों का
मोटर गाड़ियों के वाहनों का सर्वाधिक जो निर्यात होता है, वो सर्वाधिक निर्यात या आयात होता है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर होता है। कौन से बंदरगाह पर होता है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को न्यू हवा सोवा बंदरगाह भी कहते हैं, ये मुंबई का बंदरगाह है। तो एक बार दोबारा देखिए, भारत में जहाज़ों की अक्षमता की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रहा? तो 16वें पायदान पर हम खड़े हैं, जो भारत के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। अगर हम 16वें पायदान के ऊपर खड़े हैं तो ये भारत के लिए एक शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि हमें जलीय शक्ति के अंतर्गत हमारे संसाधनों को और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, और जब तक हम जलीय शक्ति में अगर इन संसाधनों को नहीं बढ़ाएंगे तो आगे हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह यानी कि भारत में विकसित हुए। उसके बाद एशियाई विकास बैंक में एनोर बंदरगाह स्थापित किया गया, और एनोर बंदरगाह कहाँ पर है? चेन्नई का प्रसिद्ध है। दूसरी बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, वो वाहनों में सर्वाधिक निर्यात के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सबसे लंबा जो जलीय मार्ग है गंगा नदी पर इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर है। अगर भारत की सबसे लंबे जलमार्ग की बात की जाए तो गंगा नदी के ऊपर है भारत का, और ये कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद क्षेत्र से, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का है, और हल्दिया, जहाँ पर हल्दिया पोर्ट विकसित हुआ हुगली नदी के किनारे कोलकाता, तो इलाहाबाद से लेके हल्दिया पोर्ट हुगली नदी कोलकाता तक यानी कि जो ये विकसित हुआ है, ये सबसे बड़ा यानी कि है, जो यानी कि कुल मिला के कितना आता है? 1620 किलोमीटर दूरी के अंतर्गत आता है। दूसरा लंबा जलमार्ग है ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और ब्रह्मपुत्र नदी के वो असम क्षेत्र के अंतर्गत है, जो 891 किलोमीटर है। तो दूसरे नंबर पर कौन आता है? ब्रह्मपुत्र आता है। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर कौन से क्षेत्र में? असम क्षेत्र के अंतर्गत विकसित हुआ। ये 891 किलोमीटर लंबा है। सबसे छोटा जो जलमार्ग है वो जो आपका NW जो वाटर जलमार्ग जो है वो 6, ये असम की बराक नदी पर लखी पर दरभंगा तक बना हुआ है। ये सबसे मात्र छोटा है। तो सबसे छोटा वो बराक नदी पर असम में है। तो आपकी कौन सी नदी के ऊपर है? तो आएगा बराक नदी पर, और बराक नदी में कहाँ पर है? असम पे। 3 बहुत ही बड़े व्यवहारिक क्वेश्चन हो गए कि भारतवर्ष का सबसे बड़ा जो जलमार्ग होता है वो भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है वो गंगा नदी पर इलाहाबाद टू हल्दिया पोर्ट तक ये विकसित होता है। ये भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है 1620 किलोमीटर, और ब्रह्मपुत्र असम पे 891 किलोमीटर दूसरा लंबा है, और बराक नदी पर सबसे छोटे जलमार्ग के रूप में क्या होता है? विकसित होता है। भारत के अगर जलमार्गों की बात की जाए तो भारत के जलमार्गों में जो प्राकृतिक और कृत्रिम जलमार्ग बहुत सारे भारत के अंतर्गत विकसित हुए। वर्तमान देश में 14,500 किमी नौ संचालन भारत के पास जल प्रवाह के रूप में है। भारत में जल प्रवाह के रूप में कितना जल प्रवाह होता है? 14,500 किलोमीटर क्षेत्र में भारत का क्या फैला हुआ है? जल प्रवाह फैला हुआ है, या जल प्रवाह के रूप में विकसित हुआ है। दूसरी बात, नदियों का जल प्रवाह है जो 3700 किमी लंबे का प्रयोग किया जा रहा है। यानी नदियों के माध्यम से कितने किलोमीटर का है? 3700 के जल प्रवाह, ये समुद्री जल प्रवाह, और 3700 किलोमीटर जो है वो किसके द्वारा? नदियों द्वारा। दूसरी बात, अगर 4300 किमी जो है वो नहरी क्षेत्र में नौ संचालन हो रहा है। 4300 किलोमीटर जो है वो नहरी क्षेत्र के अंतर्गत नौ संचालन का विकास हो रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जलमार्ग बहुत विकसित हो रहा है, और 14,500 लंबे जलमार्ग में 5,685 किमी मार्ग जो जलमार्ग के नौसेना जलमार्ग के रूप में इनको विकसित किया जा रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये भारतीय जलमार्ग की जो स्थिति है, जिसके अंतर्गत आप कुल में लिखोगे तो 14,500 आएगा। 3700 किलोमीटर आपका जलमार्ग है वो नदियों के माध्यम से, 4300 किलोमीटर नहरी क्षेत्र के माध्यम से हो रहा है, और नौसैनिक संचालन जो दिया गया वो 5,685 जो है 5,685 जो है वो जल संचालन के रूप में दिया गया है। देश के अंतर्गत गंगा नदी, हुगली नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा जैसी महानदियों पर जलमार्ग के रूप में विकसित किया गया। इनमें सबसे बड़ा जलमार्ग जो मैंने अभी बताया था आपको, हल्दिया इलाहाबाद के जलमार्ग 1620 सबसे लंबा है। 99 राष्ट्रीय जलमार्ग
जो सिंधिया धुबरी 891 ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तीसरा जलमार्ग केरल के तटीय ने कोरापुट क्षेत्र में 205 किमी लंबा है और काकीनाडा से बकरान तक 1100 किमी चौथा श्रेष्ठ राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में है। और यानी पांचवा जो जल मार्ग है मताई नदी पर महानदी डेल्टा से ब्रह्मपुत्र तक यानी कि जो जाता है ब्राह्मणी नदी से पूर्वी तटीय तक जो जाता है, ये आपका अंतिम जल मार्ग है। तो कहने का मतलब 4-5 जल मार्ग आपके विकसित हुए, 2 जल मार्ग अति महत्वपूर्ण आपके आ रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा आपको पूछ रहा है, सबसे छोटा आपसे पूछ रहा है उसमें, लेकिन ये 3 चीजें और ध्यान में रखनी है। केरल के पश्चिमी तट से कोरापुटम से कोलम तक जाता है 205, कोरापुटम से कोलम तक जाता है। और चौथा जो है काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश के बरखान से 11 किलोमीटर जाता है। और मताई नदी जो महानदी डेल्टा है उस पर 5वां जाता है जो 588 किलोमीटर क्या है लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जाता है। तो ये जलमार्ग थे, थोड़े से बेटे टिपिकल जरूर है क्योंकि इन जलमार्गों का थोड़ा विस्तार मैंने भी आपको पूरा बताया ताकि सभी बच्चों का अच्छी तरीके से क्लियर हो, क्योंकि जब ये आगे जाके ये चीज़ें आएंगी तो वो अधूरा ज्ञान तो हमेशा आपको परेशान ही करेगा। तो ये अधूरा ज्ञान आपको परेशान ना करे, इसलिए मैं इस चीज़ का मंथन कर रहा हूँ और आगे और वीडियो अच्छी भेज रहा हूँ। तो कल हम बात करेंगे, जो हमारा अगला वीडियो होगा उस वीडियो में हमारी चर्चाएं होंगी पतन के बारे में, बंदरगाह के बारे में, कौन कौन से भारत के ऐतिहासिक बंदरगाह। तब तक के लिए नमस्कार, सभी सुरक्षित रहें, स्नेही रहें और विकसित होते रहें। जय हिंद, जय